अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेज़बान फरहान रज़ा। नाजरीन, आज सियालकोट में हल्का PP 52 पर ज़िमनी इंतखाब हुआ। नून लीग उम्मीदवार हिना अरशद और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फ़ाखिर निशात और पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा के दरमियान भरपूर तो नहीं कह सकते लेकिन मुकाबला हुआ। अब तक की गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच 82,500 से वोट लेकर आगे हैं। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुम्मन तकरीबन 25,000 के करीब वोट ले चुके हैं, जो कि दूसरे नंबर पे हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ाइच को वाज़े बरतरी हासिल है और ये नशिस्त नून लीग के ही MPA अरशद वड़ाइच जिनका इंतकाल हो चुका है और इसी सबब ये नशिस्त खाली हुई थी। पहले भी ये नून लीग की नशिस्त थी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के हल्का PP 52 समलियाल में होने वाले इलेक्शन कमीशन पर आज ये मार्का सामने आया, लेकिन बड़ी अहम और दिलचस्प इस पर एक चीज़ और एक बड़ा अहम नुक्ता है, वो ये कि पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त सफ़े अव्वल की इलाइस है, इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने बड़े सवालात उठाए इस हल्के में इंतखाबात के हवाले से। पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो धांधली को कंट्रोल नहीं कर रहा और हुकूमती जो अरकीन हुकूमती जो कैंडिडेट हैं उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने बाकायदा तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन से रुजू किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो इलेक्शन का ऐलान हुआ उसके बाद भी कैंपेन्स जारी रहीं और उसके बाद फिर तरक्याती काम भी हुए। तो इस किस्म के मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाए गए जिसमें उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तमाम तर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन पंजाब की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया कि पीपल्स पार्टी के PP 52 सियालकोट में धांधली के इल्ज़ामात गलत हैं। अगर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कुछ ठोस सबूत देने हैं, उनके पास कोई ठोस सबूत मौजूद हैं, तो उसके साथ वो शिकायत दर्ज करें, हम उसका इजाला करेंगे। लेकिन उनका कहना था कि इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल पोलिंग स्टेशन को बंद करने की भी ये खबर सामने आएगी। उन्होंने कहा यह झूठ है और तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग पुरअमन तरीके से भी जारी है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और शेख वकास अकरम, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी ये कहा कि ये जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे तो ये PTI की ही नशिस्त थी, PTI जीती थी, जिस पर जो है मुस्लिम लीग नून को ये सीट दे दी गई। आज भी ये सीट हमारी है। हमारे जो नुमाइंदा और हमारा जो कैंडिडेट था वो आज उसने वाज़े बरतरी हासिल की, लेकिन एक बार फिर धांधली की गई और उन्होंने कहा कि नून लीग के लोग जो है मुसल्ला वहाँ पर आ गए, उन्होंने लोगों को यरगमाल बनाया और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। यानी कहा यह जा रहा है कि रिवायती तौर पर जिस तरह से हर इलेक्शन के बाद एक माहौल नज़र आता है कि जीतने वाला कहता है कि ये शफाफ इलेक्शन है और हारने वाला कैंडिडेट जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है। तो आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। थोड़ी सी हम बात करेंगे जो आने वाले दिन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अब फैसला किया है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे तो उनका लाहे अमल क्या दोबारा से वो रोड्स पर आएंगे, एहतजाज जो है उसमें शिद्दत आएगी, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। राशिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, बरतानिया में हैं, इनसे हम बात करेंगे। गयान चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और हमारे साथ अमजद आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं राशिद हाशमी साहब से। हाशमी साहब, सबसे पहले तो आपको और आपकी जमात ने एक और इलेक्शन जीत लिया, लेकिन उसके बावजूद जो आपके एलाइज हैं उन्होंने और जो आपकी पॉलिटिकल मुखालिफ पार्टीज़ हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन इसमें हैरान कुन चीज़ ये है कि आपके जो सफ़े अव्वल के इत्तेहादी हैं वो भी आप पर भरोसा नहीं कर रहे, वो इलेक्शन कमीशन तक पहुँच गए। तो ये माजरा है क्या? जी राशिद हाशमी साहब को आवाज़ आ रही है? चले, मैं गालिबन कोई टेक्निकी थोड़ा इशू है। हम बात करते हैं। अमजद आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जी अमजद साहब, जैसा कि हमने अपने इब्तदाइये में बात की
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये दावा किया कि ये नशिस्त पहले भी उनकी थी, अभी भी आपका वोट बैंक ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वहाँ पर आपको उस तरीके से एंटरटेन नहीं किया गया इवन इलेक्शन कमीशन में, और आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस नशिस्त के हवाले से क्या कहेंगे? अमजद आफरीदी साहब को आवाज जा रही है? अच्छा, ज्ञानचंद साहब हमारे साथ मौजूद है। जी ज्ञानचंद साहब, क्या कहेंगे आज का ये जो इलेक्शन हुआ है, आपकी जमात ने उसमें साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर रुजू किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तमाम आपके जो इल्ज़ामात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्हें मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन ये नशिस्त जीत ली है। और उन्होंने कहा जी कि ये हमारी नशिस्त थी, हमने जीत ली, लेकिन आपके तो एलाइस हैं, इत्तेहादी है, क्या कहेंगे? उस हल्के से इतना तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि राजा परवेज अशरफ हमारे अहम रहनुमा हैं और वो कोई गलत बयानी नहीं करते, कभी फेयर हुए ही नहीं है। कुछ बाय इलेक्शंस में हम लोगों ने कोशिश की थी कि बाय इलेक्शंस, एक तो ये जिसकी नशिस्त तो उसको दे दिया जाए, अगर नहीं मुकाबले होते हैं तो कम से कम बाय इलेक्शंस में हम फेयर करें। हाँ, लेकिन हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर किसी को भी एतमाद नहीं है। वो जीतने वाला भी कहता है कि भाई ये मुनासिब नहीं हुआ, जिस जगह पे जीतने वाले का असर रसूख होता है वहीं पे वो धांधली कर देता है, जहां पे मुखालिफ हारने वाले का असर रसूख है वहां पे वो भी धांधली करता है। कोई भी इलेक्शन हमारे यहाँ कभी भी फेयर नहीं हुए, पार्शियली अगर फेयर हुए हैं तो उसके नताइज जरा मुख्तलिफ आए। आपका ये कहना है कि जो 8 फरवरी के भी इलेक्शन थे उसमें जो आपकी मुखालफीन जो जमातें हैं जिसमें सरफहरिस्त तहरीक इंसाफ के इल्जामात हैं, फिर वो दुरुस्त हैं कि इलेक्शन उसमें भी फेयर नहीं हुए? देखें, फेयर इलेक्शन के हवाले से तो मैं कहूंगा, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि और किसी ने जीता ही नहीं है, जो सब कुछ हमने जीता है, ये उनकी गलत बयानी है। वो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन ठीक है, बाकी मुल्क की इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि भाई उनके कुछ सीटें कम हुई हैं तो कहीं पे उन्होंने भी ठप्पे लगाकर जीते, खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने भी वारदात डाली होगी, लेकिन इन जनरल अगर हम आएंगे तो फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। हमारे मुल्क का, हमारी डेमोक्रेसी का, हमारी पार्लियामेंट का, हमारे जुडिशरी का, सबका ये इशू है कि वो फेयर एंड फ्रीली काम नहीं कर रहे हैं। और अगर काम कहीं पे थोड़ा चल पड़ता है तो उसको काम करने नहीं दिया जाता है, जिसमें हम पॉलिटिकल लोग भी है, जिसमें पीटीआई को भी पे भी इल्जाम लगाता हूं कि इलेक्शन के बाद भी थे, 18 की इलेक्शन के बाद भी थे कि भाई फेयर फ्री नहीं हुआ, बाकी लोगों को भी होंगे। सही। लेकिन आप अब जब पार्लियामेंट में बैठ गए तो पार्लियामेंट के अंदर आप इलेक्शन फेयर एंड फ्री कराने के लिए कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। पीटीआई वालों का कोई काम नहीं है, मुल्क जाए किसी खड्डे में, बाकी अवाम जाए खड्डे में। उनका यह है कि इमरान को आजाद करो, जो उसने जो भी कुछ किया सिर्फ आजाद नहीं करो। इमरान का मुतालबा है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, वो मुझे आजाद भी करें और मुझे वो लाडला बनाकर भी बिठा। तो ये हमारा पूरी सोसाइटी का अलमिया है। सही। हम जब तक फेयर इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, बात कर रहे हैं आप, सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन अलमिया ये है कि 77 साल से हमारे यहाँ वही मसाइल जो पहले थे, वही इश्यूज जो आज तक हम फेस कर रहे हैं, कि आज तक हम इलेक्शन कमीशन जो एक फ्री और फेयर इदारा होना चाहिए, अगर हम एक इदारे को भी फेयर नहीं बना सके तो वो फिर क्या इलेक्शन कैसे फेयर होंगे? अमजद आफरीदी साहब की तरफ जाऊंगा। अमजद साहब, एक बार फिर आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन इस दफ़ा तो पीपल्स पार्टी ने भी ये बात की, लेकिन अभी ज्ञानचंद साहब
ये कह रहे थे कि केपीके के इलेक्शन शफाफ हैं, उन्हें आप ठीक मांगते हैं, जहां पर आप जीते आपकी अक्सरियत है, लेकिन बाकी पूरे पाकिस्तान को आप नहीं मानते और उन इलेक्शन को आप गलत कहते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया। देखें 2024 का जो इलेक्शन हुआ ना, तारीख में इससे ज्यादा बदतरीन इलेक्शन कोई नहीं हुआ। सबसे पहले इलेक्शन के लिए जब निकलते हैं तो हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है, मुख्तलिफ निशानात दिए जाते हैं, चींडे, लौकी, प्याज, सारी चीजें ये चल रही होती हैं। उसके बाद जब हम नॉमिनेशन जमा कराने जाते हैं तो हमारे कैंडिडेट्स को उठा लिया जाता है, कंपेन हमें नहीं करने दी जाती उसके बाद, और ना ही हम कंपेन कर सके। फिर जब रिजल्ट आता है तो फॉर्म 45 पर हम जीत भी जाते हैं तो फॉर्म 47 पर रिजल्ट दूसरे बना दिए जाते हैं। मैं एक जिक्र करूंगा, हमारी मुखालिफ पार्टी MQM के 1100 वोट हैं और हमारे उम्मीदवार के वोट हैं तकरीबन 1,07,000 वोट हैं। वो इन्होंने ट्रांसफर करके 1,11,000 उसके कर दिए और हमारे 700 वोट कर दिए। तो इस तरह का ये तारीख में बदतरीन इलेक्शन हुआ। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और वो आज रिटायरमेंट के बाद भी वो साहब मौजूद है और वो रट लगाए बैठे कि मैंने ये अगला भी इलेक्शन करवाना है। और इलेक्शन देख रहे हैं हम जिस तरह से ये समड़ियाल का इलेक्शन जो चल रहा है, प्री पोल रिंगिंग तो 2 दिन पहले से स्टार्ट हो गई थी, खबरें मिलना शुरू हो गई थी। फिर आज उसी तरह पुराना तरीकाकार पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया, वोटर्स लाइन में लगा के खड़े रहे, धूप गर्मी में वोट कास्ट करने नहीं दिया गया, रश बना के रखा गया, लोग डिस्पर्स हों और अपने अपने घरों जाएं वापस। फिर उसके बाद जब रिजल्ट बनाने 5 बजे का टाइम आया तो इन्होंने RO ऑफिस को घेरा दे लिया। पुलिस ने वहां पर PTI के कैंडिडेट के अलावा सब कैंडिडेट जा रहे हैं। PTI का कैंडिडेट जो हिमायत याफ्ता कैंडिडेट था उसे अंदर जाने ना, PTI के किसी नुमाइंदे को अंदर। देखिए एक इलेक्शन था, ये PP का इलेक्शन था, सूबाई इलेक्शन था, इस पर कम से कम साफ शफाफ इलेक्शन करवा कर कोई थोड़ा सा जो मयार रह गया होता उसको रहने दिया जाता। बाकी बदकिस्मती हमारी अलमिया ये कि हम 77 सालों में कोई साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करा सके, मगर तारीख का जो 77 सालों की तारीख का बदतरीन इलेक्शन था वो 2024 का इलेक्शन था। और ये तारीख में याद रखा जाएगा कि सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इमरान खान साहब को वोट दिया आवाम ने और उसके बाद भी वो रिजल्ट चेंज करके फॉर्म 47 लगा दी गया। KPK की ये बात कर रहे हैं, देखे KP में एक कबायली इलाका है KPK और वहाँ का अवेयर बहुत ज्यादा, क्योंकि तमाम पार्टियों ने हुकूमत की है वहाँ पर, वो हर 5 साल के बाद दूसरी पार्टी को मौका देते थे। वाहिद PTI है जो तीसरी बार अवाम ने वोट देकर उसे चुना है और वो कैंडिडेट वहां पर भी हुई है धांधली, ये नहीं है, मगर ज्यादातर कंट्रोल हो गया है वहां पर। कास्टिंग बहुत ज्यादा हुई है, वोट कास्ट बहुत ज्यादा हुआ है। यहाँ पर जो बाकी सूबा सिंध है, बलोचिस्तान है, पंजाब है, यहाँ पर एक तो डर खौफ का इन्होंने एक ड्रामा बना के रखा और लोगों पर तशद्दुद किया गया, चादर चार दीवारी की पामाली की गई, डराया गया। उसके बावजूद कास्टिंग कम हुई, मगर जो कास्टिंग कम भी हुई वो भी PTI को वोट पड़ा। तो 17 सीटों वाली पार्टी को आपने हुकूमत दे दी और मुल्क की जो सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने, हम हर जगह से फंसे हुए हैं। सर मुल्क की सूरत हाल तो अमजद साहब, मुल्क की सूरत हाल तो ये कहा जा रहा है कि कुछ बेहतर हो रही है। स्पेशली अगर मैं जिक्र करूं सिफारती सतह पर, आप देखेंगे पाकिस्तान ने पहली दफा अब बड़ा मजबूत अपना बयानिया बनाया और पूरी दुनिया के सामने रखा और अब पूरी दुनिया उसे तस्लीम भी कर रही है। तो ये चीजें भी हम निगलेक्ट तो नहीं कर सकते। देखें हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई, हमारी जो एयरफोर्स है माशाल्लाह जिस तरह से उन्होंने काम किया और दुश्मन को जलीलो ख्वार किया, उसके बाद निकल जाना। हिंदुस्तान ने अपनी पॉलिसी, अपने सिफारती जो वहां के वजीर खारजा उनकी पूरी टीम एक बनाकर उन्होंने मुल्कों में रवाना कर दी गई। आपने तो चुना भी किसे चुना? बिलावल जरदारी साहब जो अभी तक पाकिस्तान में बैठे हैं,
वो इसके बाद से कहीं सफारती ताल्लुकात वगैरह के लिए निकल लेंगे। ऐलान किया हुआ है, गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया हुआ है, बाकायदा एक डेलीगेशन जाएगा। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। राशिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े एक्टिव मेंबर हैं। ये बताइए राशिद हाशमी साहब कि इलेक्शन आज हुआ समरियाल का, जिसमें कहा जा रहा है कि धांधली हुई, लेकिन ये पहले भी सीट आपके पास थी, लेकिन इसमें एक जो अलग चीज नजर आई वो ये कि आपके साथ के जो इत्तेहादी हैं, यानी पीपल्स पार्टी सफ़े अव्वल की आपकी एलाइस है, वो भी पहुंच गए इलेक्शन कमीशन। साबिक वजीर आजम ने और बाकायदा उन्होंने यहाँ पर इल्जामात लगाए, लेटर लिखे और उन्होंने कहा जी कि धांधली की जा रही है। यानी पहले आपकी मुखालफीन जो थे, जो आपकी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो इल्जामात लगाती थी, लेकिन अब आपके इत्तेहादी भी इस बात बोल पड़े हैं। तो ये माजरा है क्या? देखें जी फरहान साहब, बात यह है कि अगर तो किसी भी जमात को, ख्वाब वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे पोलिटिकल राइवल्स हैं, उनके कोई खदशात हैं धांधली को लेकर जी, तो आपको पता है कि फोरम्स मौजूद हैं, जाके वहाँ पे उसको चैलेंज करें तो उसके ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो गोइंग बैक टू पीटीआई के जो वो लोग धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं, मुझे पहले आप सिर्फ एक बात ये बता दें कि ओवरऑल अगर बात की जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी बंदा जो है वो 12-13 साल से इनकी केपीके में हुकूमत हो गई है, सही, इन कोई ऐसे कोई 5-7 प्रोजेक्ट्स हों जिसको ये बेच के ये कहें कि आप हमें वोट दें, वो नहीं है। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात, अगर जो हालिया जंग लगी जो इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है, कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी खास का ताल्लुक पीटीआई ही से हो, बिल्कुल, वो मेरा नहीं ख्याल कि इस तनाजर में जो मौजूदा जंग पे जो पीटीआई के लोगों का, खासतौर पे इमरान खान की फैमिली के लोगों का, उसकी बहन का जो बयानात आए हैं एंटी पाकिस्तान किस्म के, कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है ना वो उनको वोट नहीं देगा। इसके ऊपर बड़ी एक क्लियर सी एक चीज है, अगर कोई देता है तो मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूं। नहीं देखिए हाशमी साहब, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करूंगा, आप बात फिर कीजिएगा कि अलीमा खान साहब के बयानात की अगर बात की जाए तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर उससे डिनाई किया और उन्होंने कहा कि अगर वो बयान देती है जाती कैपेसिटी में, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक नहीं है और ना ही कोई जमात का ओहदा है उनके पास। ये उनका बयानिया है। देखें जी, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ठीक है, ये चीजें आप हमें ना बताएं कि ये उनका जाती बयान है या ये उनके पार्टी का ओहदा नहीं है। तो वो जो फिर पार्टी के ओहदे ना, पार्टी का ओहदा तो बुशरा बीबी के पास भी नहीं था जो वहां पे एहतजाज को लीड कर रही थी। ये अपनी दफा जब इनके सर पे पड़ती है उस वक्त ये कहते हैं कि पार्टी के ओहदे हैं, पार्टी के ओहदे नहीं हैं। तो इस तरह की जो ना जो चीजें, ये जो बेवकूफ बनाने वाली बात, ये खुद को तो बना सकते हैं, लेकिन अवाम अब जान चुके हैं हम जो है 2025 में जी रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर ये कहें कि हमारे पास पार्टी का ओहदा नहीं है, और भाई वो है कौन, वो फिर किस लिए बयान देती है अगर उनके पास पार्टी का ओहदा नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि एटलीस्ट या कहने को इमरान खान की फैमिली मेंबर भी नहीं है, कहते कि वो भी कोई टेरियन की तरह की है। अब मैं और क्या इससे ज्यादा बात करूं, या तो उससे लाने ला ताल्लुक ही करे ना। जब बात होनी होती है, जो चीज इन्हें सूट करती है उसके ऊपर ये जनाब पूरी पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं, और आगे पीछे जहां पे इनको जवाब देना आता है तो वहां पे ये लोग कह देते हैं कि हमारे पास पार्टी का ओहदा नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि अलीमा खान कौन है, और अलीमा खान के पाकिस्तान की जंग के ऊपर जो एंटी पाकिस्तान बयानात है वो किसी से ढके छुपे नहीं है। तो अब ये अगर कह दें कि लो जी पार्टी का ओहदा, तो वो अजीबोगरीब सी बात है उसके ऊपर जी। सही है। अच्छा, मैं इस पे अमजद आफरीदी साहब से उनका रिव्यू लूंगा, लेकिन उससे पहले ज्ञान चंद साहब की तरफ जाऊंगा। ज्ञान चंद साहब, अभी जैसे बात हो रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा रहे हैं बाहर, सिफारती सतह पर जाहिर है पाकिस्तान के बयानियों को वहां जाके पूरी दुनिया में बड़े अहम ममालिक के सामने रखा जाएगा। तो इस हवाले से एक तो क्या अपडेट्स हैं, और दूसरा ये बताइएगा कि आपकी जमात ने अभी इल्जामात लगाए हैं अगर मुस्लिम लीग नून पर, तो ये तो एक हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ बड़े सीनियर मेंबर हैं, पहले भी आपने कहा कि जाहिरा उन्होंने अगर बात की है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इलेक्शन कमीशन में उनका राइट है जाना, हर पार्टी का राइट है। लेकिन क्या ये आपकी जो इत्तेहादी हैं उनकी सॉवरेनिटी पे या उनके हम ये दो राय या उनके उन पर सवालात नहीं उठते कि वो साफ शफाफ इलेक्शन नहीं कर रहे? यानी ये वही बयानिया जो पीटीआई आगे लेके आई, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वही बात की। देखिए, मैं पहले भी बात कर चुका हूं जी कि हमारे इलेक्शंस कहीं पे भी फेयर नहीं हो रहे हैं।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां पे जिस पोलिंग पे जिसका असर सुख है वो वहीं पे दो हाथ मार देता है। कराची सिंध में तो भी यही इस बात तरह है? से हम आप देखिए वहां की जो पर्टिकुलर सीट पे आएंगे तो मुझे इस सीट के मुतालिक कोई ज्यादा मैंने सिंध की नहीं है बात कि की मैं है, बात मैंने ज्ञान चंद साहब पूरी सिंध की भी अगर बात करें तो वो भी जाहिर है पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन है, वही सिस्टम है, वही मुल्क है पाकिस्तान। कराची पीटीआई वालों को उसे क्या इंक्लूड करेंगे आप? वो कहते हैं 18 की पीटीआई वाले का अगर कहते हैं कि 18 की इलेक्शन पे वो बात नहीं कर रहे। अच्छा, 24 की इलेक्शन में जिसमें उन्होंने बुरी तरह से हारा है, बुरी तरह से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने एक स्पेस भी ली है। अगर दादरी होती सर तो अच्छा हमारे खासा मुल्क वोट में बैंक क्या लिया क्या नहीं उन्होंने, हुआ है। 70+ सीट्स हैं तो उनकी। ये उसके बाद उनके पास निशान भी नहीं था, चीजें भी नहीं थी उनके पास। जाहिर है जो एक ग्राउंड हमें वो लेवल भी ना फील्ड होती वाली अगर बात होती है, दादरी वो तो की नहीं बात थी ना कर- उस वक्त। लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात करते हैं। पहले तो जो इन्होंने पार्लियामेंट तोड़ी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तोड़ी। इनको किसने कहा था कि भाई आप पार्लियामेंट पे अनकॉन्स्टिट्यूशनली कब्जा करके बैठो। फिर आपके पास 2 प्रोविंशियल असेंबलीज की थी, आपको किसने कहा था कि उनको गैर जरूरी तौर पर आप उसको तोड़ दो। उसके बाद ये कहते हैं कि हमें टिकट निशान नहीं दिया गया। इनको किसने कहा था कि भाई आप इलेक्शन कमीशन को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर लॉ आपको इलेक्शन करवा के उसके रिजल्ट्स देने हैं, उसके बजाय स्टेप पे आप इलेक्शन नहीं करवाओ। आप खुद क्यों नहीं करवा रहे थे? बात तो ये भी तो बनती है ना। हम नहीं कहते कि भाई उनके साथ कोई विक्टिमाइजेशन नहीं हुई, कोई अनफेयर डील नहीं हुई, लेकिन इन लोगों ने क्या किया फिर। नहीं, ये जो 18 के इलेक्शन पे क्यों नहीं बात कर रहे? ज्ञानचंद साहब आपकी ये बात बिल्कुल 18 के इलेक्शन पे बात करें। पीटीआई वालों को चाहिए कि 18 के इलेक्शन पे बात करें। 18 की इलेक्शन के किसको कितना मैंडेट था? इनको तो 18 के इलेक्शन पे तो वो एतराज नहीं है। फिर जहांगीर तनीज के जहाज पे भी बात करें ना, वो कैसे चला और किस तरह से ये बने। इनके पास जो क्लियर मैंडेट तो नहीं था। जहांगीर तनी का जहाज, फिर एक पेज वाले, फिर उंगली वाले, सब लोगों ने सपोर्ट करके इनको बिठा दिया। और ये पूरे का पूरा जो भी इनका टाइम था उसमें कहते रहे हम एक पेज पे हम ये करते हैं, हमारे सबसे मुल्क को लेके आते हैं। वही आर्मी चीफ उसी को ने मुर्द इल्जाम ठहरा दिया। हालांकि बाय द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान आउट हुआ था। वो असेंबली जिसको ये अच्छी असेंबली कह रहे हो आप, सही फेयर इलेक्शन के जरिए वो वाली असेंबली कह रहे हैं, उसमें नो कॉन्फिडेंस के जरिए ये आउट हुए ना। इनके इत्तेहादी अगर नहीं संभाल सके, इनके अपने लोगों को ये नहीं संभाल सके, उसका इल्जाम तो ये ना इलेक्शन कमीशन पे लगा सकते हैं, ना पीटीआई पे, पीपल्स पार्टी पे लगा सकते हैं, ना नून लीग पे लगा सकते हैं। चले मैं अमजद आफरीदी साहब से उनका एक दफा व्यू ले लूं, मैं फिर आपकी तरफ आता हूं। अमजद आफरीदी साहब, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है, जैसे पहले हाशमी साहब ने भी ये बात की कि आपने 12-13 साल से अगर केपीके में हुकूमत कर रहे हैं तो आपने ऐसा वहां पर क्या किया कि लोगों को आप मुतमईन करके आप उनसे ये कह सकें कि हमने ये प्रोजेक्ट्स किए या ये हमने काम किया, और उसके बाद फिर आपको वोट पड़े। और दूसरा, अलीमा खान साहिबा का बयान और चीज़ें जो है बड़ी वायरल हो रही हैं। हालांकि मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे कहा कि उनके पास कोई ओहदा नहीं, लेकिन उनसे कैसे जस्टिफाई करेंगी? जो भी है वो बानी पीटीआई की बहन है, तो वो सारी चीज़ें तो वहां पर आ रही हैं, लेकिन आपके पार्टी के अंदर भी लेकर उनके बयानात को, चीज़ों को लेकर इख्तलाफात मौजूद हैं। देखिए जी, सबसे पहले केपीके का जो इलेक्शन हुआ और ये हाशमी साहब ने जो बात की केपीके इलेक्शन में, देखें ये तो सबसे पहले अवाम से पूछना चाहिए क्यों तीसरी बार पीटीआई को वोट दिया है। हमने सेहत कार्ड दिया केपी में, पीटीआई ने। पीटीआई के दौर में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ, कोई खुदकुश धमाका नहीं हुआ, पुरअमन सुकून से 3 साल पाकिस्तान के अवाम ने देखे, पूरे पाकिस्तान के अवाम ने। और जो हालात थे उस वक्त कोरोना के बावजूद, हमें जो मुल्क के हालात से, हालांकि महंगाई का
होना इन दोनों पार्टियों ने, और कराची से लेकर इस्लामाबाद तक मार्च निकाले, टांगे कांप गई इनकी। आज महंगाई उससे 3 गुना ज्यादा, 150 रुपए पेट्रोल पे महंगाई मार्च इन्होंने किया था, आज 250 रुपए। तो ये सारी चीजें, और आलमी मंडी में उस टाइम कीमतें क्या थी पेट्रोल की, बाकी चीजों की, आज देख ले आलमी मंडी की, ये चीजें सबके सामने। और दूसरी इन्होंने इलेक्शन 2018 की बात की। देखिए 18 के अंदर हमारी कराची से इन्हें 248 की सीट मार ली गई थी। उसके बाद ख्वाजा आसिफ, ये सियालकोट से जो सीट मारी गई थी, उसने खुद असेंबली में बैठकर उसने ऐलान किया था कि मैंने जनरल बाजवा साहब को कॉल की और मेरी सीट मैंने ये सारी पीटीआई एक बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीत रही थी, बैसाखियों के जरिए पीटीआई को लाया गया। फिर उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से बात की, हलीमा खान के बयान देखें। एक तो जंग हो रही थी, दूसरा बयानिया की जंग हो रही थी। बयानिया की जंग पाकिस्तान जीता और दूसरी जंग भी पाकिस्तान जीता। बयानिया की जंग पीटीआई का उसमें वॉरियर था जो खुलकर मुल्क के दिफा के लिए लड़ा, और उसने पूरी दुनिया के अंदर बयानिया पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को मकरू, उसने जो पाकिस्तान के ऊपर मनगढ़ंत स्टोरियां बनाई थी उसको पर कांटा लगाया। और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है। उसके बाद ये कहते हैं हलीमा खानम के हवाले से, पहले तो मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब की गुजरावाला की तकरीर सबको याद हो, उन्होंने जो तकरीर की थी। और अभी जब जंग होती है इंडिया पाकिस्तान की, ना उनके मुंह से कोई मोदी के हवाले से आवाज निकलती है, ना ही मरियम बीबी के मुंह से कोई मोदी के खिलाफ कोई आवाज निकलती है। तो ये हमें सिखा रहे हैं, ये सिर्फ इंतशार चाहते हैं। इन्होंने मुल्क को तकसीम किया हुआ है इंतशार की बेस पर, क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं है। और ये सियासी पार्टी तो कभी थी ही नहीं, ये पूरी जिंदगी बैसाखियों के जरिए आए, डीले करके मुल्क से भागे, प्लेटिलेट्स इनके गिर जाते थे। आज मियां साहब, मैं इसका जरा जवाब दूंगा। जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, हाशमी साहब बात मुकम्मल होने दें। जी मुझे बात पूरी। आज मियां साहब दोबारा से लंदन चले गए, क्योंकि इनकी ईदें बाहर हैं, इनके इलाज बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं, इनकी औलादे बाहर हैं, इनके बिजनेस बाहर हैं, इनके डॉक्टर्स बाहर हैं, इनकी तमाम चीजें बाहर करने के लिए इस मुल्क पर आते हैं ये। और बदकिस्मत ये हलीमा खानम ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि आप खाली जहाजों को अप्रिशिएट ना करें, जहाजों के अंदर पायलट जो होते हैं, क्योंकि उनके मियां मरहूम वो खुद पायलट रह चुके थे, कि आप उन्हें भी अप्रिशिएट करें। बिल्कुल हमें पायलट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारे एयरफोर्स के इदारे को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो हमारी हिकमत अमली थी हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। और हमने वो करके दिखाया। इतनी फसाइयत, इतना जुल्म जबर, इतनी नाइंसाफियों के बावजूद जब दुश्मन मुल्क का वक्त जंग का टाइम आया तो हम अपने मुल्क के साथ खड़े थे। और इनका ना जो 9 मई का बयानिया था वो दफन हो गया। उसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचा। कराची से लेकर सरहद तक, KP के तक हर जगह धांधली हुई, और उसी धांधली की वजह से अवाम ने जिन लोगों को वोट दिया वो पार्लियामेंट में उनके नुमाइंदे नहीं बने। आज मुल्क के जो हालात हैं उनकी जिम्मेदार यही दो पार्टी हैं, और इन्हीं की वजह से गुज़श्ता 40 साल में ये नूरा कश्ती आपस में करते हैं, अवाम को बेवकूफ बना के रखा, और जब मफादात का वक्त आता है ये इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, तमाम लोग जानते हैं। इन्होंने इलेक्शन के हवाले से बात आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया अमजद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जी हाशमी साहब, एक तो इस पे रिस्पांस करें, और बड़ी डिटेल और बड़ी काफी डीप बात की अमजद साहब ने। लेकिन वाकई एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रह चुके, मोदी का नाम लेकर सर ये चीजें उठ तो रही हैं, ये बात तो है, ये सवालात उठ रहे हैं कि मोदी का नाम लेकर उन्होंने उस तरीके से उनका बयान कुछ सामने नहीं आया, और वो कितना एक्टिव नजर आए वो हमने भी देखा, सबने देखा। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मियां साहब की एक हिस्ट्री रही है कि उन्होंने जो प्रैक्टिकली काम किए हैं, उन्होंने सिर्फ बयानात जारी नहीं किए, उन्होंने प्रैक्टिकली एटॉमिक ब्लास्ट जो है वो करने वाली शख्सियत जो थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। उसके बाद पाकिस्तान में मिसाइल टेक्नोलॉजी लाने वाली शख्सियत जो थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। पाकिस्तान को जो जहाज जो है F-17 जो है वो देने वाली शख्सियत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। उसके बाद पाकिस्तान में 14,000 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्ट्स लगाने वाली शख्सियत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे।
पाकिस्तान के अब शहर शहर से जो मोटरवेज का जो जाल बिछा हुआ है उसके खालिक जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। ठीक है, तो अब ये लोग बात करते हैं बयान पाकिस्तान, जिस दिन ये पाकिस्तान ने किया उन्होंने मुबारकबाद दी है वजीर आजम साहब को, मौजूदा गवर्नमेंट को, उसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी के लिए उन्होंने जो बातें की हैं वो सारों के सामने ऑन द रिकॉर्ड हैं। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जी अलीमा खान ने जो फजाइया के लोगों की तारीफ की, उन्होंने ये नहीं कहा। अलीमा खान का बयान अफरीदी साहब को जो ना वो मीठा मीठा हाफ हाफ और करवा करवा थू थू वाली बात है। इनको पता नहीं है कि अलीमा खान ने ये कहा था कि ये मोदी से एक थप्पड़ खा चुका मैं, अब दूसरा थप्पड़ गाल भी आगे करेंगे अच्छा। और उसके बाद इन्होंने एक और भी बात की कि जो इनकी फैमिलीज जो बाहर हैं, देखें ये भले टेरियन को इमरान खान की बेटी माने ना माने, लेकिन इमरान खान ने कभी उससे इनकार नहीं किया। इनसे पूछ के बताएं, मैं एक सेकंड के लिए तो अपना इनको 10 सेकंड देता हूँ, इन्हें कहें हाँ या ना में जवाब दें, क्या टेरियन इमरान खान की बेटी है या नहीं है। यहाँ पे कल यहाँ पे जो ना वो पीटीआई वालों ने एहतजाजी कैंप लगाया हुआ था डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर। ठीक है, इमरान खान के 2 लेजिटिमेट बेटे जो हैं, जो जिनको सारी दुनिया को इमरान खान भी मानता है, वो तक नहीं यहाँ पे आए इमरान खान की रिहाई के लिए, और ये मंजन बेचते हैं यहाँ बैठे, पता नहीं किस मुल्क दुश्मन के पीछे लगे हुए हैं। और ये जिस तरह की इनकी जो चीजें चलती रही हैं वहाँ पे सोशल मीडिया पे, जिस तरह की इन्होंने कैंपेन शुरू की रखी है, इनके जितने भी यूट्यूबर्स हैं शेयर किया गया। हाशमी साहब देखिए, सोशल मीडिया को बिल्कुल गलत शेयर किया गया, और जब तक ये मार्का रहा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी एक पेज पर रही। नहीं, फरहान साहब ये अभी तक ट्रोलिंग कर रहे हैं जहाँ पे बैठे फौज पाकिस्तान की, कोई अप्रिसिएशन नहीं हुआ। जब इन्होंने देखा कि हम जंग जीत चुके हुए हैं, ठीक है, उस वक्त ये लोग आए हैं और इन्होंने कभी जी फजाइया को ये करने में, फजाइया हमारी है, ठीक है, अफवाज हमारी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इन लोगों को जब बुरी तरह से मुंह पे की खानी पड़ी, ये तब ये लोग आए हैं हल्का सा निकल के, जो फजाइया ने ये करते, इनमें से किसी को ये कहें कि आसिम मुनीर जो है जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इन्हें कहें कि ये नारा लगा के दिखाएं। अमजद अफरीदी साहब ये लगाते हैं, अमजद अफरीदी साहब आसिम मुनीर जिंदाबाद, फील्ड मार्शल वो भी बता दें। नहीं, ये तो आला में क्या तकरीर हुई थी वो बता दें, वो ठीक थी गलत थी, जो भी तकरीर हुई थी वो तकरीर यही थी कि जो हम अफवाज पाकिस्तान के कभी खिलाफ नहीं रहे, अफराद के खिलाफ बातें हुई हैं, सारी दुनिया इस चीज को कहती है कि मतलब अफवाज के खिलाफ जो बातें हुई है ना, उसके ऊपर आपकी सारी एक पोजीशन क्लियर है। अब मैंने बात करनी है, आप जरा काइंडली अमजद साहब, इखलाकियात का तकाजा ये कि आप जरा आपके झूठ मैंने बहुत सुने हैं, आप ये बात करते हैं इलाज के माने। देखिए, मैं अल्लाह ताला से डर के कानों को हाथ लगा के, दोनों कानों को हाथ लगा रहा हूँ, डर के कहता हूँ, वो देखें वो आपके जो केपीके के जो हैं वो कैंसर के इलाज के लिए यहाँ पे अभी आए हुए हैं, जो मजाक करते थे बेगम कुलसूम नवाज साहबा की बीमारी का। मतलब ये कि खुदा से डरना चाहिए कि आप लोगों को किसी की बीमारी का यकीन दिलवाने के लिए इंसान को मरना पड़ता है। आप लोग ऐसी एक जो ना गंदी नस्ल साहब देखिए, जब नवाज शरीफ साहब की बीमारी थी, जब प्लेटलेट्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे, तो ये तो क्रेडिट देना है, नहीं इन्होंने बाहर भेजा, इन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ साहब को बाहर इन्होंने बाहर क्या भेजा, इनके ऊपर तो इल्जामात ये थे कि इन्होंने वहां पे स्लो पॉइजनिंग वहां पे जेल में उनके साथ हुई है। अगली बात करें, इनको तो जब पड़ गई कि वहां पे जो जनाब इनसे कंट्रोल नहीं होगा डैमेज, कि जब ये चीज होगी तो। दूसरी बात ये देखें, यही लोग थे जो मोहतरमा कुलसूम नवाज मरूमा के कमरों तक भी घुसे हैं हॉस्पिटल में। ये ऐसी गंदी नस्ल तैयार की है कि जो ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ है बल्कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान के किसी भी किस्म का अगर मफाद होता है, अल्फाज का चुनाव बेहतर करें आशमी साहब, अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। चलिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। पाकिस्तान है, ये कभी IMF को खतूत लिखते हैं, ये कभी जो है अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग बॉडीज को खतूत लिखते हैं, कभी ये जा के जो ना वहाँ पे डाउनिंग स्ट्रीट के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे करते हैं। और इन्हें मैं क्या यहाँ पे कहूँ कि बहुत अच्छी नस्ल है, गलीज तरीन नस्ल है ये, मतलब और इससे ज्यादा आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। देखिए, सियासी इख्तिलाफ और चीजें अपनी, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज इनके ऊपर आज का जो इलेक्शन था वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तान कौम, जो मुहिब्बे वतन जो कुव्वतें हैं पाकिस्तान की, उनके और पाकिस्तान के दुश्मनों के दरमियान इलेक्शन था, और अवाम ने जो है वो लकीर खींच दी है उन दुश्मनों को। अवाम ने आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया हाशमी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं समझ नहीं आएगी अगर दोनों एक टाइम पे बात करेंगे, किसी की बात समझ नहीं आएगी। आशमी साहब, आज का चुनाव था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, चुनाव था और प्रो पाकिस्तान के खिलाफ चुनाव था, और अवाम का फैसला वो जो है इनके साथ जो हुआ है बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। इद्दत केस जैसे इन्होंने मुकदमे बनाए, इद्दत केस क्या, वो उसका जाके मौलवी का बयान पढ़े,
ठीक है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए केस को डिफेंड करते हुए भी। कोई भी जो है जो इंसान है वो इस तरह के केस को डिफेंड नहीं करता। अपनी बारी पे बात करें। आशमी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बात करने दें, अमजद साहब को बात करने दें, उसके बाद फिर आप आज का जो चुनाव था, आज का जो इलेक्शन था, वो प्रो पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान के दरमियान इलेक्शन था। ये इलेक्शन नहीं था, ये रेफरेंडम था, ये रेफरेंडम था, ये इलेक्शन नहीं था। कोई बात नहीं इनकी सुन रहे, रेफरेंडम नहीं। आप फॉर्म 47 पर जूते चाट कर बैठ गए। फॉर्म 47 का आज आपको उन्होंने 32 बना के आपको शर्म नहीं आती, बदतमीजी करते हैं आप। दूसरा उसकी बत्ती बन गई है 32 वोट दिए। फॉर्म 47 जो ना 45 47 वाले भी हकीमियत जो ना वो आज निकल गई है। 17 सीटें लेकर आप हुकूमत कर रहे हैं। देखिए, अल्फाज का चुनाव बेहतर करें हाशमी साहब, अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। और इसमें तो एक की बात नहीं है कि कोई भी शख्स जो है मुझे वतन शख्स जो है लोग को भी बदनाम कर रहे हैं कि अपने लोग जो है वो इनको बारी पे बात करें तो कुछ समझ आएगी। पे हम लोग किसी गलत जगह पर हुई हुई है, कितने निकालेंगे सड़कों पे? आपके पास तो बंदा ही कोई नहीं है सड़कों में निकालने के लिए। नहीं, अभी ऐलान भी है, बंदा ही कोई नहीं है सड़कों में वहाँ पे 2 गांधी जो किराए पे लेके आए कितने वो भी नहीं आने, वो भी चले जा चुके होंगे वापस। इनके पास बंदा नहीं, इनके MP MLA इनके दौर के वुज़रा तक जो है वो जो बुशरा पिंकी ने जो वो धरना किया था उसमें नहीं आए थे। मुझे ये बताएं कि जैसे कि 10 बंदे मुझे गिना दे जो दौर के जो है कोई इस तरह से बात समझ नहीं आ रही आशमी साहब। अच्छा, आदिल साहब को बात तो करने दें। बेनजीर मरून उसको भी नहीं छोड़ा, उसकी भी तस्वीरें अखबार में नंबर 1 0 कोई नहीं, नंबर 2 कोई भी नहीं, पुरानी नंबर 3 कोई नहीं, 10 बंदे नहीं इनके आए वहाँ पे। ये लोग बातें करते हैं, हमारे पास टाइम बिल्कुल एंड हो गया है, किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही। आशमी साहब, अफजल साहब, नहीं है, लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन करके और उसका क्रेडिट जो हथियाने की कोशिश कौन कर रहे हैं। आपके अभी तक जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो एंटी पाकिस्तान एंटी आर्मी जो है ना वो ट्वीट करते हैं, वो अभी तक ये क्वेश्चन करते हैं कि फील्ड मार्शल है ही नहीं है ना, तरबियत है अच्छी नहीं। तरबियत आपकी क्या तरबियत है? आप लोग ये तरबियत होती है, वर्कर की तरबियत नहीं ऐसी होती जिस तरह के अल्फाज के चुनाव आप कर रहे हैं। नहीं, अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, कोई पर्सनल ऐसी बात न करें, आशमी साहब पर्सनल ऐसी कोई बात न करें। एंटी पाकिस्तान कैंपेन लेके और मेरे से मैं इनको जी जनाब करूंगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो मुल्क दुश्मनी के ऊपर बात करेगा उसके लिए इससे बुरे अल्फाज हो सकते हैं, इससे बेहतर अल्फाज लोगों को आप मीडिया पर आप नया बुलाया करें। ये तो अगली आने वाली नस्ल को खराब कर रहे हैं। किस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं? ना इन्हें तमीज है, ना इन्हें बात करने का सलीका है। हमारा मुतालबा ये है कि PTI के ऊपर जो ना इस टाइम पाबंदी लगी, अपने अल्फाजों का चुनाव तो बेहतर करो ना। जितना रोल अदा किया ना, समझ नहीं आ रही, हमारा वक्त हो चुका है। जब्ती की है, हमारा माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, भेज दिया बाहर जब लेट्स गिरे उनके। हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया। इद्दत जैसा घटिया केस आपने बनाया जिसका इन लोगों का हिसाब का कोई बात समझ नहीं आ रही। हमारा वक्त खत्म हो गया नाजरीन, और आपने देखा कि जैसा बातचीत हो रही थी बड़े पुरसुकून माहौल में, लेकिन अगर अपनी अपनी बारी पे बात करें तो कुछ समझ भी आए। लेकिन वही इल्जाम तराशी, एक टिपिकल जो पॉलिटिकल पॉलिसीज हम देखते हैं, वही रवैया आप मीडिया पर आकर बात करते हैं, दूसरे को बात ना करने देना और अपनी बात को थोप देना, और फिर गैर मुनासिब अल्फाज का चुनाव जो है वो करना और बात ना सुनना। तो मेरे ख्याल में इस पर फिर तबसरा करना या कोई बात करना बेकार है। जाहिर है अवाम बेहतर जज है, अवाम बेहतर देख रही है, और सारी सूरत हाल आज आपने अपने आंखों से देख भी ली कि किस तरह से एक दूसरे को बात ही नहीं करने दे रहे, और हमारा जो वक्त है, टाइम है, वही ज़ाया हो रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के नाम।